नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे अहम जानकारियों की ओर। झारखंड में 60-40 नियोजन नीति के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए छात्र संगठन आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इसे देखते हुए रांची प्रशासन ने सीएम आवास और सचिवालय के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी है। मुख्यमंत्री के आवास के सामने और शहर के बाकी हिस्सों में भी पुलिस बल भारी संख्या में मुस्तैद है। आंदोलन को लेकर रांची में युवाओं का जमावड़ा भी शुरू हो गया है। छात्रों ने आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है। फिलहाल छात्र मोरहाबादी मैदान में जमा हो रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ये तस्वीरें उस मैदान की है जहां से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से झारखंड में नियोजन नीति को लेकर लगातार सियासत जारी है और इसको लेकर देखिए अब छात्र भी सड़क पे उतर चुके हैं। इससे पहले भी घेराव करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई थी और अब छात्र संगठन जो है वो घेराव करने जा रहे हैं। सीएम आवास के आसपास भी धारा 144 लागू कर दी गई है। तो ये उस मैदान की तस्वीरें हैं जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। थोड़ी देर में जैसे ही यहाँ पे छात्र इकट्ठा हो जाएंगे उसके बाद से घेराव करने के लिए इनकी तरफ से ये लोग निकलेंगे। तो सीएम आवास का घेराव करने के लिए तमाम छात्र संगठन इकट्ठा हुए हैं। नारेबाजी की जा रही है, हाथों में पोस्टर भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो नियोजन नीति को लेकर ये पूरा मामला है और इसी के चलते इतने दिन से लगातार देखिए किस तरीके से विरोध जाहिर किया जा रहा है छात्रों के द्वारा, विपक्षी दलों के द्वारा। और इसी के साथ ज्यादा जानकारी के साथ राकेश हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या माहौल है अभी वहां का? देखिए स्वीटी, लगातार छात्रों का जमावड़ा होता जा रहा है और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। सुरक्षा बल के जवानों को तैनात कर दिया गया है। कई जगहों पे बैरिकेडिंग की गई है। तो साफ तौर पे लगता है कि छात्रों को किसी भी स्थिति में सीएम आवास के तक पहुंचने नहीं देने की प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर ली है। लेकिन छात्र बड़ी संख्या में अब पहुंचने लगे हैं। हालांकि मोरहाबादी का मैदान है, वहां से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पर सीएम हाउस है और कहीं ना कहीं छात्र अब वहां तक जाने की तैयारी कर सकते हैं। और इसको लेकर पूरी तरह से बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक दिया गया है और उन्हें हिदायत दी गई है कि इस मैदान के बाहर फिलहाल वे नहीं जा पाएंगे। सारे रास्तों को कहीं ना कहीं नाकेबंदी करने के साथ साथ पुलिस बल के जवान को खड़े किए गए हैं और साथ ही उनको ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे किसी भी स्थिति में सीएम आवास की ओर बढ़ने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि धारा 144 लागू है और कानून का उल्लंघन होगा। जी, पूरे सुरक्षा बल जो है वो मुस्तैद हो चुके हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है। सीएम आवास के बाहर तमाम आंसू गैस के गोले भी अपने पास रखे गए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। इतना ज्यादा डर क्यों? देखिए, सीएम आवास का घेराव है। निश्चित तौर पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन इन सारी चीजों को पहले जरूर तैयारी कर ली थी और सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से नियोजन नीति को लेकर के राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं आंदोलन चल रहे हैं, वैसे ही अलग तरीके से छात्रों का भी आंदोलन पूरे राज्य में चल रहा है। छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रह रहे हैं और आज पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम था और ये 72 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, जिसके तहत आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है। आज सबसे पहले सीएम हाउस का घेराव किया जाना है। कल देर रात तक हो सकता है कि मशाल जुलूस निकालकर राज्य भर में तैयारी की जाएगी कि सरकार का विरोध किया जाए। और परसों की बात की जाए तो परसों पूरे झारखंड बंद का आह्वान करने की बात कही जा रही है। तो छात्रों का आंदोलन काफी उग्र हो सकता है। इसको देखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और धारा 144 लगाकर कहीं न कहीं उन्हें रोकने की भी कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए झारखंड में इस समय माहौल गर्म है और किस तरीके से वहां पे नियोजन नीति को लेकर तमाम छात्र जो है वो घेराव कर रहे हैं और यही माहौल जो है झारखंड में देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल मैदान में जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। आप जो फॉर्म भरवा रहे हैं ना, कम से कम उसमें एक संशोधन कर दीजिए कि जो फॉर्म में आप जब पूछ रहे हैं कि आप यहाँ झारखंड के लोकल रेसिडेंसी है, यस करने पर उसमें ये मांगिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर मांगिए। कास्ट सर्टिफिकेट में यस करें तब उसमें कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर मांगिए। ये सरकार क्या कर रही है कि जितना यहाँ का नियोजन है नारियों को बेचने का काम कर रही है। झारखंड में वैकेंसी निकाला है तो क्या लिखा कि ये
पूरे भारत के लिए है, तो झारखंड बना किस लिए? फिर भी झारखंड को बनाने का औचित्य क्या? हमारे जो पुरखे झारखंड के लिए लड़े थे फिर तो बेकार हो गया। हम झारखंड, ये तो झारखंड के मूलवासियों के लिए ना बना था, यहाँ के आदिवासियों के लिए, जो गरीब गुर्गे थे उनके लिए बना हुआ था, लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। ऊपर से यहाँ सरकार क्या कर रही है कि जब भी कोई हम लोग ये कर रहे हैं, प्रदर्शनी कर रहे हैं, झारखंड सरकार यहाँ पे 144 लगवा दे रही है। तो जब मुख्यमंत्री पर ईडी का ऑफिस का बुलावा आता है तो पूरे जिला से यहाँ बुलाया जाता है, बसों में भर भर के बुलाया जाता है पूरे जिला से। उससे क्षेत्र का कोई शांति नहीं बिगड़ता है। स्टूडेंट जैसे प्रोटेस्ट के लिए उतरता है तो स्टूडेंट नक्सली बन जाता है, कभी स्टूडेंट बीजेपी का आदमी बन जाता है, कभी आसू का आदमी बन जाता है। और कुशीनगर से बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार संजय मदोशिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। टाउन एरिया तमकुही राज से दावेदार थे संजय मदोशिया और अब बीजेपी से बगावत के बाद कांग्रेस का दामन थामा है उन्होंने, और टाउन एरिया तमकुही राज से ही कांग्रेस के टिकट पर चेयरमैन पद का चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि संजय मदोशिया बीजेपी नेता वैद्यनाथ मदोशिया के बेटे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से जुटी हुई है। चुनावी उथल पुथल में इस बीच अमरोहा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक बीजेपी नेता ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। बताया जा रहा है कि टिकट कटने के बाद नाराज बीजेपी नेता मुकेश सक्सेना ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। परिजनों और समर्थकों में हड़कंप की स्थिति है। इस वक्त बीजेपी नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। और यूपी में चुनाव का माहौल बना हुआ है। चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। वहीं बहराइच में नगरपालिका सीट के लिए दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है। बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार सुधा टेकड़ीवाल एवं निषाद पार्टी उम्मीदवार पूजा निषाद नामांकन करेंगी। निषाद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने पूजा निषाद का टिकट जारी किया है। बताया जा रहा है कि गठबंधन में रहकर निकाय चुनाव में दोनों पार्टी आमने सामने होगी। निषाद पार्टी एवं भाजपा दोनों पार्टी के उम्मीदवारों को देख आम जन में असमंजस की स्थिति देखने को मिली है। तो वहीं बिजनौर से खबर सामने आई है, जहां सपा प्रत्याशी स्वाति वीरा ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी है। बता दें कि स्वाति वीरा कक्ष संख्या 8 में नामांकन केंद्र पर 1 दर्जन समर्थकों के साथ नॉमिनेशन कराने पहुंची, जिसमें चुनाव आयोग आदेश के तहत प्रत्याशी सहित 2 समर्थक नॉमिनेशन करा सकते हैं। बताया जा रहा है कि सपा ने बिजनौर नगर पालिका अध्यक्ष पद का स्वाति वीरा को टिकट दिया है। तो वहीं प्रयागराज में माफिया भाइयों की हत्या के बाद कन्नौज पुलिस सतर्क दिखाई दी। आपको बता दें कि राज्य में अलर्ट जारी होते ही पुलिस पूरी रात सड़कों पर नजर आई। एसपी कुंवर अनुपम सिंह और सीओ सिटी प्रियंका वाजपेयी की अगुवाई में इलाके में गश्त किया गया। पुलिस द्वारा चिन्हित तमाम जगहों पर फोर्स की तैनाती की गई है। तो देखिए, अलर्ट मोड पर कन्नौज पुलिस हो चुकी है। जिस तरीके से प्रयागराज में बीते दिन माफिया ब्रदर्स की हत्या हुई है, उसको लेकर पूरे यूपी में धारा 144 लगा दी गई है। प्रयागराज में इंटरनेट सेवाएं बाधित है। हरदोई में नगर निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। हरदोई नगर पालिका से सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने टिकट घोषित किया, जिसके बाद बसपा और सपा ने, और फिर अब बीजेपी ने अपने लिस्ट जारी कर दी है। 7 नगर पालिका में शाहबाद को छोड़कर बीजेपी ने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव के प्रपत्र बिक्री और नामांकन के अंतिम
तारीख 17 अप्रैल है, जिसके बाद प्रपत्र चेक किए जाएंगे और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले गुलाब सिंह गांधी को प्रत्याशी घोषित किया, जिसके बाद बसपा ने दीपांशु मिश्रा, सपा ने रामज्ञान गुप्ता और बीजेपी में निवर्तमान अध्यक्ष सुखसागर मिश्रा मधुर को प्रत्याशी घोषित किया है। और संभल में जिला कृषि अधिकारी ने एक दुकान में संचालित नकली खाद फैक्ट्री पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है, जिसमें मौके पर भारी तादाद में नमक, गेरू, कैल्शियम सल्फेट खाद के खाली बैग और बैग सिलने वाली मशीन के अलावा तैयार खाद बरामद हुए हैं। टीम ने माल को कब्जे में ले लिया है। वहीं जिला कृषि अधिकारी ने बताया है कि सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं नोएडा में पुलिस का बेहतरीन सराहनीय कार्य देखने को मिला है, जहां सेक्टर 63 पुलिस ने मानवता की मिसाल दी है। बता दें कि थाने में तैनात सफाई कर्मी की बेटी की शादी कराई, जिसका पूरा खर्चा कोतवाल अमित मान ने उठाया है। भाई की तरह एसएचओ अमित मान ने खुद शामिल रहकर शादी पूरी कराई। और अगली खबर दिल्ली के नागलोई से है, जहां एक घर में एलपीजी सिलेंडर से जोरदार ब्लास्ट हुआ है, जिस वजह से मकान ढह गया और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि पुलिस और दमकल कर्मियों की मदद से रेस्क्यू जारी है। यह हादसा कुंवर सिंह नगर की गली नंबर 10 का है। तो सीधे चलेंगे कर्नाटक, जहां के हुमनाबाद में राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कि आप जो भी वायदे करो, आधा वायदे मत करो, 2-3 चीजें गारंटी करके स्टेट को दे दो। मतलब झूठे वायदे मत करो। और दूसरा सुझाव मैंने दिया कि जो भी वायदे आप करोगे उनको आप पहले ही दिन, पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे कर दो। और वही मैं कर्नाटक के नेताओं को वही मैसेज देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे झूठे वायदे किए। उन्होंने आपसे कहा था कि हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे, कहा था। मिल गया 15 लाख रुपया। उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, मिल गया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। उन्होंने कहा था काले धन को खत्म कर देंगे, नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा। नोटबंदी से काला धन खत्म हो गया। तो बीजेपी ने सिर्फ झूठे वायदे किए हैं। अब कांग्रेस पार्टी आपसे 4 वायदे कर रही है। और ये जो वायदे हैं, ये पहली कैबिनेट मीटिंग में कानून बना दिए जाएंगे। मतलब इनको पूरा करने में 6 महीने 1 साल नहीं लगेगा। इनको हम पहले दिन, पहली कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक के लिए पूरा करके दिखा देंगे। ये 4 वायदे कौन से हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला वायदा, और शायद सबसे जरूरी वायदा, जिसे हम गृह लक्ष्मी कहते हैं, 2000 रुपए हर महीने
हर परिवार की महिला को। दूसरा वायदा गृह ज्योति 2000 यूनिट हर महीने मुफ्त में बिजली हर परिवार को। अन्नभाग्य 10 किलो चावल हर परिवार के हर व्यक्ति को। युवा निधि 2 साल के लिए कर्नाटका के हर ग्रेजुएट को 3000 रुपए प्रति महीना और हर डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए प्रति महीना। तो कर्नाटक के हुमनाबाद से राहुल गांधी को सुन रहे थे आप, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है, उसके मद्देनजर वहां पे रैली कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। गांव से कुछ ही दूर पर सड़क के किनारे शव मिला है। जानकारी मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना पाकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। तो देखिए, यहाँ पे संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव बरामद हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची है, सबको कब्जे में लेकर उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इससे इलाके में सनसनी फैल गई है। तो वहीं परिजनों का कहना है कि इसकी हत्या की गई है। और उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद की हत्या को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। मुफ्ती ने कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, यूपी में जंगल राज है। असल मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। अतीक की हत्या पर और क्या कुछ कहा है महबूबा मुफ्ती ने, सुनिए। देखिए, अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट में भी उसने ये बात कही थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुदाखलत नहीं की। हम ये जानते तो वही कर्नाटक की 224 सीटों वाली विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान होना है। ऐसे में सभी सियासी पार्टी जोर शोर से प्रचार में जुट गई है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को दावा किया है कि कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में मजबूत लहर है। हालांकि उन्होंने अपने नेताओं से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि पार्टी कम से कम 150 सीटें जीते, ताकि भ्रष्ट भाजपा अगली सरकार को ना चुरा सके। वही खड़गे ने भी कहा है कि कर्नाटक में 150 सीटें मिले ताकि बीजेपी तोड़फोड़ से सरकार ना बना सके। सुनिए और क्या कुछ कहा गया है। राहुल गांधी जी जो कहते थे और कल उन्होंने कहा कोलार में कि हमको आप 150 सीट से ज्यादा दो, उसका मतलब यही है कि बीजेपी तोड़-फोड़ के सरकार न बनाए, खरीद परोस के सरकार न बनाए, पैसे से, ईडी से, सीबीआई से ऐसा डरा के हमारी सरकार न तोड़े। इसीलिए मैक्सिमम सीट कांग्रेस को मिलना ये एक ही हमारा निशाना है और उस निशान को, उस टारगेट को साधने के लिए हम पूरे लोग कोशिश करेंगे। और मैं फिर तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि वो उसी नियत से काम करेंगे जिस नियत से उस पार्टी में उन्होंने काम किया है और उसका फायदा जरूर हम सबको मिलेगा। तो वही माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि हत्यारा हत्यारा होता है, इसमें हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से कस्टडी में हत्या होना सवाल खड़ा करता है। सुनिए। अतीक हो या उनके परिवार हो, ठीक है, हत्यारा हत्यारा होता है तो हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है। और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड क्या कह रहे हैं आप? तो बोल रहे हैं ना भाई, ठीक है, अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, उसके लिए तरीका है ना भाई, ये कोई तरीका थोड़ी। अतीक हो
तो वहीं आप सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा है, सुनिए। देखिए, जाति जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में, सारे विपक्षी पार्टियों की मांग है। बिहार में नीतीश जी और तेजस्वी जी मांग कर रहे हैं, स्टालिन जी तमिलनाडु में मांग कर रहे हैं, जाति जनगणना होनी चाहिए। उससे भाग क्यों रहे हैं लोग? क्योंकि मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, ये वो पार्टी है जिसकी मातृ संस्था आरएसएस ने 97 वर्षों में एक भी दलित और पिछड़ा वर्ग का अपना प्रमुख नहीं बनाया। 97 ईयर्स की हिस्ट्री में, 97 वर्षों के इतिहास में एक भी दलित और पिछड़ा आरएसएस का प्रमुख नहीं है। तो जिसकी मातृ संस्था ही दलितों और पिछड़ों को सम्मान नहीं देती है, उनकी एंट्री बैन है, वो जाति जनगणना कैसे कराएंगे? तो इनकी मानसिकता की वजह से ऐसा है। देखिए, ऐसा है कि अगर इस देश की जांच एजेंसियां सरकारों को गिराने के लिए काम करेंगी तो उसकी चर्चा विधानसभा और लोकसभा में नहीं होगी तो कहां होगी? अगर इस देश की जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर जांच करेंगी तो आप मुझे बताइए कि उस पर चर्चा अगर विधानसभा में, सदन में और राज्यसभा लोकसभा में नहीं होगा तो कहां होगा? ईडी के बारे में मैंने बताया तो आपको डिटेल। ईडी ने कहा 14 फोन मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, और उसी के आधार पर माननीय न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द कर दी। इतना बड़ा झूठ ईडी बोल रही है, इतना बड़ा झूठ। अब बताइए, इसकी चर्चा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एक राज्य के शिक्षा मंत्री को, एक उप मुख्यमंत्री को उठा के आपने जेल में डाल दिया झूठे बयान के आधार पर। 6 लोग अब तक लिखकर दे चुके हैं न्यायालय में, उसका भी सच मैंने उजागर किया था कि भाई हमसे दबाव बनाकर जबरन बयान लिया गया। इसकी चर्चा विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं होगी तो कहां होगी? मैंने तो खुद ईडी के मिसयूज का मामला देश के संसद में उठाया, राज्यसभा में उठाया तो बंद कर दो राज्यसभा। एलजी साहब को बोलो जाके राज्यसभा भी बंद कर दे। मैंने उठाया था ईडी के मिसयूज का मामला, उनके 3000 छापेमारी में 0.5% कन्विक्शन रेट का, और मुझे प्रिविलेज कमेटी का नोटिस मिला है, मैं वहां सारे साक्ष्य दे रहा हूं ईडी किस तरीके से मिसयूज करती है अपने पावर का। खबर उदयपुर से है, जहां सुखेर थाना क्षेत्र में स्थित पारस हेल्थ में पेशेंट की मौत हो गई है, जिससे नाराज परिजनों ने हॉस्पिटल परिसर में जमकर हंगामा किया है। बता दें, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इलाज के दौरान 18 महीने के बच्चे की हुई मौत में पेशेंट की मौत के बाद हॉस्पिटल प्रशासन ने शव देने से किया इनकार। बता दें, 1.5 लाख से भी अधिक राशि जमा कराने पर शव देने की बात कही है प्रशासन ने, और बात वही कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों के साथ हॉस्पिटल के लोगों ने की बदतमीजी। पूर्व में भी इस हॉस्पिटल में लापरवाही सामने आई थी, लेकिन रसूखदारी के चलते इस हॉस्पिटल पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो वही जालौन में दिन दहाड़े छात्र की गोली मारकर हत्या करने से हड़कंप मच गया है। बता दें, बाइक सवार 2 युवकों ने सरेआम छात्र को गोली मारकर हत्या कर दी है। हमलावर गोली मारने के बाद तमंचा छोड़कर हत्यारे फरार हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। घटना 8 थाना क्षेत्र के कोटरा मोड़ की बताई जा रही है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण का माहौल बना हुआ है। तो बाइक सवार को गोली मार दी गई है। ये तस्वीरें आपके साथ साझा करें किस तरीके से इलाके में तनावपूर्ण का माहौल है और हड़कंप मची हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगे की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है पुलिस की तरफ से। तो छात्रों को गोली मारी है, बाइक सवार था छात्र। जालौन का ये पूरा मामला है जो आपके साथ साझा करें। पुलिस की भी भारी मौजूदगी दिख रही है आपको। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। लगातार खबरें जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।